वह डिवीजन नहीं करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ? G1 से S पेज में एक चेक पॉइंट होता है, G2 से M पेज में एक चेक पॉइंट होता है, और तीसरा एक चेक पॉइंट होता है M पेज से NA पेज में। ठीक, कितने चेक पॉइंट हो गए? 3। 3। अब यहां पर देखिए कि ये एक मैंने लिखा यहां बनाया है कि इस चेक पॉइंट को रेगुलेट कौन करता है, यानी G1 को रेगुलेट करने वाला कौन है, S पेज को रेगुलेट करने वाला कौन है, G2 पेज को रेगुलेट करने वाला कौन है, या M पेज को रेगुलेट करने वाला कौन है। तो यहां पर दो चीज याद रखिएगा, एक है सैकलिन प्रोटीन और दूसरा है सैकलिन डिपेंडेंट काइनेजेज। सैकलिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो लेवल होता है एक फेज में बढ़ता है, दूसरे फेज में वही घट जाता है। अबाउट 14 सीडीकेज हैं अभी तक जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और अबाउट 8 to 9 सैकलिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। हम सिंपल बोलेंगे कि G1 के सैकलिन को बोलेंगे G1 सैकलिन, S के सैकलिन को बोलेंगे S सैकलिन, G2 के सैकलिन को बोलेंगे G2 सैकलिन, और M फेज के सैकलिन को क्या बोलेंगे? M सैकलिन। तो G1 का जो सैकलिन होगा वह S फेज में डिसेपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। एक प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोटियोजोम। वही प्रोटियोजोम जो होता है डिग्रेड कर देगा इसको। कैसे डिग्रेड करेगा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सैकलिन क्या करता है? तो सीडीके को एक्टिवेट करता है। सैकलिन जब तक कि सीडीके के साथ बाइंड नहीं करेगा तब तक सीडीके काम नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है सैकलिन डिपेंडेंट। काइनेज, काइनेज का मतलब कि यह फॉस्फोराइलेशन करता है। काइनेज टर्म जहां पर भी हो वहां समझ लेना कि इसका मतलब यह फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा वो। और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का मतलब सीडीके का जो लेवल होता है वह कांस्टेंट रहता है, वह घटता बढ़ता नहीं डिफरेंट सेल साइकिल में। ये सैकलिन का लेवल जो होता है वह घटता बढ़ता है, सीडीके का लेवल घटता बढ़ता नहीं है। जिस तरह का सैकलिन आएगा उसी से अटैच हो जाएगा सीडीके, और वो फंक्शन जो होगा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखें, सबसे पहले हम ये देखें सेल को साइकिल कहाँ चला गया सर, कहाँ चला जाता है? हाँ, ये देखें कि एक्चुअली फुल स्क्रीन में आ नहीं रहा ये। चलिए हम बता देते हैं। कोई सेल करेगा, दिख रहा है सर, फुल स्क्रीन दिख रहा नहीं ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वाला है। यस दिख रहा सर। है? नहीं, ऊपर से कट रहा है थोड़ा। हाँ वही तो कट रहा है, अब कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रहने दो, हम बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। देखिए होता क्या है, कोई सेल डिवाइड करेगा, उस सेल के डिवीजन के लिए कोई सिग्नल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वह सिग्नल उसको कहाँ से मिलता है? तो सेल सिग्नलिंग एक अलग ही चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ोगे। बहुत सारे पाथवे होते हैं, आरटीके पाथवे होते हैं, जीपीसीआर पाथवे होता है, बहुत सारे माइटोजन्स होते हैं। माइटोजन का मतलब हुआ केमिकल जो कि माइटोसिस को प्रमोट करता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि FGF है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, PGDF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर अंदर की तरफ एक सिग्नल भेजते हैं। कहाँ सिग्नल भेजते हैं? सेल के साइटोसोल में।
साइटोसोल में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मैप काइनेज। क्या नाम है? मैप काइनेज। वह मैप काइनेज क्या करता है? तो एक्टिवेट करता है सीडीके को, और सीडीके क्या करता है? साइक्लिन डी को फॉर्म करता है। ठीक है, सिंपली समझिए। सेल सेल है, सेल को बाहर से सिग्नल मिलता है। बाहर से सिग्नल मिलने के चलते, बाहर से जब सिग्नल मिलता है तो सेल अपने अंदर में एक सिग्नल भेजता है, जिसके चलते साइक्लिन डी में, उस साइक्लिन डी में और साइक्लिन ई इसका फॉर्मेशन करता है। साइक्लिन डी का अगर फॉर्मेशन होगा तो वह अपने रिस्पेक्टिव सीडीके के साथ बाइंड करेगा, और वह सीडीके और साइक्लिन डी फॉस्फोरिलेशन कराएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, और अल्टीमेटली G1 फेज जो है एक्टिव हो जाएंगे। G1 फेज से एस फेज में उसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि 4 तरह के साइक्लिन है। G1 एस साइक्लिन, एस साइक्लिन, एम साइक्लिन। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि डिफरेंट इस सब स्टेजेस के दौरान साइक्लिन का लेवल घट रहा है, एक साइक्लिन का लेवल बढ़ रहा है, दूसरे साइक्लिन का लेवल घट रहा है। लेकिन सीडीके जो होते हैं वह घटता बढ़ता नहीं है, बस अपने रिस्पेक्टिव सीडीके के साथ वह बाइंड करके एक्टिवेट करने का काम करता है। मैंने 3 चेक पॉइंट यहाँ पर बताए हैं। G1 एस साइक्लिन और एम साइक्लिन के द्वारा रेगुलेटेड है। लेकिन हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि एक्चुअली में G1 एस साइक्लिन क्या है या वो क्या है। तो पहले यहाँ पर देखिए कि साइक्लिन और सीडीके कैसे काम करता है, एक्टिव कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए कि सीडीके इनएक्टिव कंडीशन में है फर्स्ट फिगर में, लेकिन जैसे साइक्लिन आता है उसमें एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वह एक्सपोज्ड हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टी लूप। और इसी टी लूप में जो एमिनो एसिड्स होते हैं वह साइक्लिन क्या करता है? फॉस्फोरिलेट करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, इसको बोलते हैं सीएके। ये सीएके होता है जो कि वहां पर फॉस्फोरिलेशन कराएगा, लेकिन कब कराएगा? जब साइक्लिन उसके साथ अटैच हो जाएंगे तब। तब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्टिव हो गया। जब ये स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाएगा तब ये एक्टिव सीडीके जो होंगे फॉस्फोरिलेट करने का काम करेगा। यहां पर देखिए एक है CDK4/6, साइक्लिन डी, CDK4/6। ये डी का मतलब यहाँ पर समझिए साइक्लिन है ये, और ये CDK4 या 6। या तो ये साइक्लिन डी CDK4 के साथ बाइंड करेगा या साइक्लिन डी CDK6 के साथ बाइंड करेगा। थोड़ा सा मैं बता दूं कि एस फेज से शुरू कीजिए। एस फेज में होता है साइक्लिन ए, G2 फेज में होता है साइक्लिन बी, एम फेज में होता है साइक्लिन बी, साइक्लिन सी कोई साइक्लिन नहीं होता है, और G1 फेज में होता है साइक्लिन डी, और G1 से एस फेज में होता है साइक्लिन ई। यानी एस फेज से शुरू करेंगे तो ए बी डी ई। एस फेज में क्या होगा? एस फेज में क्या बोलेंगे इसको? साइक्लिन ए। इसमें क्या बोलेंगे? यहाँ जो ट्रांजिशन है इसमें क्या बोलेंगे? साइक्लिन बी। एम फेज में क्या बोलेंगे? साइक्लिन बी या एम साइक्लिन। और G1 फेज में क्या बोलेंगे? साइक्लिन डी। और इसमें क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो ट्रांजिशन फेज होगा वहां पर क्या बोलेंगे इसको? साइक्लिन ई। अगर हमको सीडीके याद रखना है तो उसको यहां से लिखिए 2 1 2 2, 2 1 2 2, और यहाँ पर आ जाएगा CDK4/6। यहाँ पर हो जाएगा CDK2। ठीक है, साइक्लिन
एस साइक्लिन के साथ कौन सा सीडीके बाइंड करेगा? सीडीके 2। G2 साइक्लिन के साथ कौन बाइंड करेगा? 1। M के साथ 1, इसके साथ क्या करेगा? 4 6, और इसके साथ यहां पर क्या होगा? साइक्लिन 2। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जो है ये है RB, इसको बोलते हैं प्रोटीन रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा एक तरह का प्रोटीन है। यह अगर इसमें लॉस ऑफ म्यूटेशन करा दिया जाए, यानी अगर ऐसा म्यूटेशन इसके जीन में करा दिया जाए जिसके चलते कि रेटिनोब्लास्टोमा सही ना बने, फॉल्टी बने, तो रेटिनोब्लास्टोमा क्या करेगा? ये प्रोटीन क्या करेगा? कैंसर काउज करा देगा आई में। 30% जो कैंसर होते हैं वो ड्यू टू म्यूटेशन इन द रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। 110 डाल्टन के ये प्रोटीन होते हैं, 110 डाल्टन के ये प्रोटीन होते हैं, और इसके जो जीन होते हैं क्रोमोसोम 13 पर प्रेजेंट होते हैं। द जीन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इज प्रेजेंट ऑन 13th क्रोमोसोम। लेकिन ये रेटिनोब्लास्टोमा करता क्या है? तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यह एक दूसरे प्रोटीन E2F के साथ जो है बाइंड करता है। ये E2F एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इलोंगेशन फैक्टर 2। यह एक तरह का प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर इसके साथ बाइंड किया हुआ है तो रेटिनोब्लास्टोमा इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज ही नहीं कराएगा। लेकिन अगर जैसे ही सपोज कि सिग्नल आया, सेल का सिग्नलिंग आया, सिग्नल डिवीजन को इंड्यूस करने के लिए आया, और साइक्लिन डी का फॉर्मेशन हुआ, तो साइक्लिन डी अपने रिस्पेक्टिव सीडीके के साथ बाइंड किया। यह सीडीके 4 6 या साइक्लिन डी ये क्या करेगा? ये दोनों मिल करके इस रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देगा, और जैसे ही फॉस्फोरिलेशन कराएगा यह अलग हो जाएगा, और जैसे अलग होगा कि E2F जो होंगे फ्री हो जाएंगे। जैसे E2F फ्री हो जाएगा, यह डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिल करके रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट कर देगा और सेल साइकिल प्रोग्रेस हो जाएगा, यानी सेल G1 में चले जाएंगे, एक्टिवेशन हो जाएगा और सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहां देखिए, द रेगुलेशन ऑफ सीडीके एक्टिविटी बाय फॉस्फोराइलेशन। मैंने बताया कि साइक्लिन होते हैं, ये साइक्लिन जो होता है सीडीके रिस्पेक्टिव सीडीके के साथ बाइंड करेगा, चाहे जो भी साइक्लिन हो, वेदर इट इज एम साइक्लिन, G1 साइक्लिन, एस साइक्लिन, जो भी हो, ये साइक्लिन सीडीके के साथ बाइंड करेगा और इसको फॉस्फोरिलेट कर देगा। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं V1 काइनेज। ये V1 काइनेज इस सीडीके के 15th एमिनो एसिड पर जो सेरिन और थ्रियोनिन होता है उसको फॉस्फोरिलेट करता है। यहां पर देखिए, ये कौन से पोजीशन पर एमिनो एसिड है? ये 15th पोजीशन पर। इस फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने से यह जो सीडीके है वह इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा प्रोटीन होता है जिसका नाम है CDC25 फॉस्फेटेज, इसका नाम ही है फॉस्फेटेज। यह फॉस्फेटेज क्या करता है? इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। जैसे ही रिमूव किया ये फॉस्फोरिलेशन एक्टिव हो गया, यह सीडीके एक्टिव हो जाएगा। ये जो पी है यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन किया है सेरिन और थ्रेनिन के, ये किया है 161 पोजीशन पर। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है कि ये जो फॉस्फोरिलेशन वी करता है वह किस पोजीशन पर करता है? 15th पोजीशन पर। और यहाँ जो फॉस्फोरिलेशन होता है यह किस पोजीशन पर होता है? 161 पोजीशन पर। यह एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है या इनहिबिटरी फॉस्फेट है? अगर जब तक ये रहेगा इनहिबिटरी फॉस्फेट
तब तक CDK एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यह रिमूव हो जाएगा, यह एक्टिव हो जाएगा, CDK एक्टिव हो जाएगा। यहां से हटना इसका जरूरी है। ये वाला जो फॉस्फेट है इसका हटना यहां से जरूरी है। वही देखिए कुछ और भी होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग CKI, CDK इनहिबिटरी काइनेज। यहाँ पर इसका नाम है P27। कहाँ चला जाता है मेरा कर्सर? ये है P27। P27 एक तरह का CDK को इनहिबिट करने वाला प्रोटीन होता है। यहाँ देखिए ये सैक्लिन है, ये CDK है, इसके साथ फॉस्फोरिलेशन है। तो कौन से पोजीशन पर? 161 पोजीशन पर यह एक्टिव है। लेकिन P27 क्या करता है कि इसके ऊपर में ही जाके बैठ जाता है, और जैसे बैठता है इस कॉम्प्लेक्स में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जिसके चलते इसके एक्टिव साइट जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, और या फिर रिप्लेस्ड हो जाता है। यानी CDK को एक्टिवेट करने वाला भी है और CDK को इनहिबिट करने वाला भी प्रोटीन होते हैं। जैसे P21 है, P27 है, इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो CDK एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ठीक उसी तरह से एक दिया हुआ है एम सैक्लिन का कैसे रेगुलेशन होता है। एम सैक्लिन का मतलब क्या हुआ? माइटोसिस। क्लियर? ये इसको सैक्लिन बी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ये CDK है, यह CDK है, एम सैक्लिन इसके साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद भी अभी यह इनएक्टिव ही है। अब ये CDK एक्टिवेटिंग काइनेज क्या करेगा? इसको फॉस्फोरिलेट करेगा, और वी प्रोटीन भी इसको फॉस्फोरिलेट करेगा। वी प्रोटीन फॉस्फोरिलेट करेगा तो यहाँ पर करेगा 15th पोजीशन पर, और CAK अगर फॉस्फोरिलेट करेगा तो कहाँ करेगा? 161 पोजीशन पर। लेकिन फॉस्फोरिलेशन होने के बावजूद भी यह अभी इनएक्टिव कंडीशंस में है। यह अभी इनएक्टिव कंडीशंस में है। अब क्या होगा कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है CDC25। CDC25 क्या करेगा? इनहिबिटरी फॉस्फेटेज को यहाँ पर हटा देगा। जैसे ही हटाएगा यह एक्टिव हो गया, और यह एक्टिव होगा तो यह अपना जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा वह कर देगा, और इस तरह से सेल्स का प्रोग्रेशन होते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि कंट्रोल ऑफ प्रोटियोलाइसिस बाय APC/साइक्लोसोम, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स साइक्लोसोम। मैंने क्या बताया था कि जनरली साइक्लिन जो होते हैं इसका रेगुलेशन होता है, इसका प्रोटियोलाइसिस होता है, और इसका डिग्रेडेशन होता है। और डिग्रेडेशन के लिए आप लोग पढ़ोगे कि एक कॉम्प्लेक्स बनते हैं साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में जिसका नाम है प्रोटियोसोम। अब प्रोटियोसोम जो होता है वह उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है जिसमें कि यूबीक्यूटीन हो, जिसमें क्या हो? यूबीक्यूटीन हो। तो जनरली देखिए होता क्या है, अभी हम सबसे पहले इसको देख लें, ये वाला नीचे वाले को, कि कंट्रोल ऑफ प्रोटियोलाइसिस बाय SCF। ये एक्चुअली में SCF 3 प्रोटीन का बना हुआ है। S फॉर होता है SKP1, C फॉर होता है कलिन, और F का मतलब होता है फॉक्स। ये तीनों प्रोटीन मिलकर के ही एक तरह से प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराता है, और जीवन सैक्लिन्स, याद रखिएगा, जीवन सैक्लिन को प्रोटियोलाइसिस कराता है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला है एक्टिव SCF कॉम्प्लेक्स, इसमें F बॉक्स प्रोटीन है, और ये क्या करेगा कि CKI के साथ मिलकर के
CKI के साथ मिल करके सबसे पहले फास्फोरिलेट करेगा और अल्टीमेटली इसको डिग्रेड करा देगा। ये डिग्रेड पॉलीयूबिक्विटाइजेशन करेगा। जैसे ही पॉलीयूबिक्विटीन का चेन जुड़ गया, इसका मतलब कि डिग्रेडेशन कर देगा। लिखा हुआ डिग्रेडेशन ऑफ CKI इन द प्रोटियोसोम। एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो यहां पर देखिए इनएक्टिव APCC है। यह सबसे पहले CDK20 के साथ एक्टिवेटिंग सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा, एक्टिव हो गया। यहाँ पर CDK है, एम साइक्लिन है। एम साइक्लिन को देखे यहाँ पर पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन करा दिया। जैसे ही यूबिक्विटिन का एडिशन हुआ, प्रोटियोसोम इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसका डिग्रेडेशन कर देगा। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन जो होते हैं क्या फंक्शन करते हैं। तो CDK एक्टिवेटिंग काइनेज CAK है। वी काइनेज क्या करता है पढ़ चुके हैं। CDC25 फॉस्फेटेज क्या करता है, तो यह इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है। CDK इनहिबिटरी प्रोटीन जो होते हैं वह कौन कौन होते हैं, तो P27, P21, P16। और यूबिक्विटिन लाइगेज यानी वह प्रोटीन जो कि प्रोटियोलाइसिस कराता है, वह APCC, SCF। ये दो याद रखिएगा, APCC। APC का फुल फॉर्म हुआ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक साइक्लोसोम। SCF का फुल फॉर्म हुआ, S का मतलब SKP1, कलिन और फॉक्स, इस तीनों को मिला करके करते हैं। या G1 साइक्लिन को प्रोटियोलाइसिस कराता है, या M साइक्लिन और S साइक्लिन को प्रोटियोलाइसिस कराता है। समझने में आया कि कोई दिक्कत है? बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर शुरू करें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। यस सर। लाइक कोई कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में, कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम। जीवन फेज में क्या होता है ये समझ में आ गया। जीवन साइक्लिंग क्या करता है ये समझ में आ गया। जीवन एस साइक्लिंग क्या करता है ये समझ में आ गया कि नहीं। उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया। यस सर। साइक्लिन CDK एक्टिवेट कैसे होते हैं ये आ गया। और यस ये सर। CDK इनएक्टिव कैसे होते हैं ये भी आ गया। यस सर। अब थोड़ा सा देखिए, मैंने क्या बताया था कि सपोज कि कोई सेल G1 फेज में है, और मैंने क्या बताया था कि G1 से S फेज में अगर इंटर कर गया, यानी उस चेक पॉइंट को पार कर गया जिसको बोलते हैं CHK1 चेक पॉइंट 1। अगर उसको पार कर गया, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को पार कर गया, तब तो फिर डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस चेक पॉइंट के दौरान जो होता है वो होता क्या है, चेक पॉइंट क्यों है। तो चेक पॉइंट का ये काम होता है, वो सबसे पहले जज करता है कि सारे के सारे कंडीशंस जो सेल डिवीजन के दौरान होने चाहिए था वह फेवरेबल है या नहीं। एस फेज में अगर एंट्री करा देगा तो अचानक तो वह सिंथेसिस नहीं करने लगेगा, रेप्लिकेशन नहीं करने लगेगा। तो रेप्लिकेशन के लिए जो सारे के सारे प्रोटीन्स होने चाहिए वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं या नहीं। जो जीवन फेज में यह देखता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स सही हैं या नहीं, म्यूटेटेड तो नहीं है, कहीं क्रोमोसोम में ब्रेक तो नहीं है। ये सारे के सारे को देखने के लिए सपोज कि कोई प्रॉब्लम हो गया, सपोज कि DNA का डैमेज हो गया, वह डैमेज या तो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो या डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो, तो यहाँ पर दो पाथवे जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं। पहला होता है ATM पाथवे, दूसरा होता है ATR पाथवे। ये ATR पाथवे जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ब्रेक के लिए होता है, और ATM पाथवे जो होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA ब्रेक के लिए होता है। जैसे ही लगता है
तो नहीं, जीवन फेज में क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी है। क्रोमोसोम्स चाहे म्यूटेटेड कंडीशंस में ही हो या क्रोमोसोम में ब्रेक ही हो गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने बताया कि यहाँ पर डीएनए में सपोज की डैमेज हो गया, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, तो क्या होगा, एटीएम का एक्टिवेशन होगा। और जैसे एटीएम का एक्टिवेशन होगा कि एक प्रोटीन जो होंगे जिसका नाम है P53, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है P53। इस P53 को हम लोग बोलते हैं गार्जियन ऑफ द जीनोम। ये P53 जो प्रोटीन है, 53 का मतलब कि 53,000 डाल्टन का यह प्रोटीन है। इसके जो जीन होते हैं क्रोमोसोम 17 पर होते हैं, और यह वह जीन है जो 50% कैंसर में देखा गया कि अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो सेल खाली डिवाइड ही करेगा। यानी सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला यही प्रोटीन है जिसका नाम है P53। और चूंकि मोर देन बहुत सारे कैंसर में इसको देखा गया, रिपोर्ट किया गया है, और ये मोस्ट ऑफ द जीन्स को यह रेगुलेट करता है, इसलिए इसको कहा जाता है गेट कीपर ऑफ द सेल, सेलुलर गेट कीपर। इसको सेलुलर गेट कीपर भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं ग्रैंडफादर ऑफ द जीनोम। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो होते हैं इसके साथ एक प्रोटीन जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं MDM2। MDM2 के साथ अगर P53 जुड़ा हुआ है तो फिर वह P53 इनएक्टिव कंडीशंस में है। देखिए ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जबकि डीएनए डैमेज है, तो फिर P53 का एक्टिवेशन होगा। तो कैसे P53 का एक्टिवेशन होगा, तो P53 के एक्टिवेशन के लिए MDM2 को तो हटाना पड़ेगा। यहाँ जो MDM2 है इसको तो हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाएगा कैसे, तो जैसे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आया, एटीएम का एक्टिवेशन हुआ, वह चेक पॉइंट टू सी चेक CHK2 को एक्टिवेट करेगा, और CH2 क्या करेगा, MDM2 को फॉस्फोरिलेट कर देगा। जैसे फॉस्फोरिलेट करेगा कि P53 अलग हो गया। अब यह P53 एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन है, यानी ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है। यह क्या करेगा, यह जाएगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, P21 जीन्स को एक्सप्रेस कराएगा। और ये P21 जीन क्या करेगा, देखिए लिखा बाइंड्स विद G1 टू S CDK एंड S1, और पूरा G1 से S भी अरेस्ट हो जाएगा। P53 या तो अगर बहुत हैवी डैमेज है तो उसको डिस्ट्रॉय ही कर देगा सेल को, अगर कम डैमेज है, रिपेयरेबल है, तो वह उसको क्या करेगा, समय देगा, तुम अपना रिपेयर कर लो। अगर करने लायक नहीं है तो सेल को आगे नहीं बढ़ने देगा, वह सेल को वहीं मार देगा। समझ गए, वही चीज है यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन किया गया है कि अगर सपोज कि जीवन फेज में डीएनए डैमेज है, सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक है या डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने अभी जो मैंने इसके पहले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है। mRNA है जो है वो सेंसर है, एक तरह का प्रोटीन है जो है mRNA वह उसको सेंस करता है कि नहीं यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है। जैसे ही सेंसर रिकॉग्नाइज करेगा और एटीएम उसके साथ बाइंड करेगा, जैसे ही एटीएम बाइंड करेगा CHK2 उसको फॉस्फोलेट कर देगा, CH2 फॉस्फोलेट करेगा तो P53 जीन एक्टिवेट हो जाएंगे। P53 एक्टिवेट हुआ तो वह क्या करेगा, चेक पॉइंट को अरेस्ट कर देगा या डीएनए को रिपेयर करेगा, और अगर रिपेयरेबल नहीं है तो एपोप्टोसिस करा देगा, सेल को मार देगा। दिस पाथवे इज नोन एज एटीएम पाथवे। अगर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक है तो सेंसर यहाँ पर ए ट्रिप होते हैं, इसके साथ बाइंड करेगा एक काइनेज। काइनेज क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा CHK1 को, या काइनेज क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा CDC21, यह क्या करेगा, चेक पॉइंट को अरेस्ट कर देगा।
दिस पाथवे इज नोन एज एटीआर पाथवे। यानी दोनों ही कंडीशंस में सेल को आगे नहीं बढ़ने देगा। जीवन से एस स्टेज में उसकी एंट्री जो होगी वह ब्लॉक कर देगा। इसको समझने में कोई दिक्कत हुई? दो चीज याद रखिएगा, दो प्रोटीन, पहला रेटिनोब्लास्टोमा, वह भी ट्यूमर सप्रेशन जीन था जो 30% कैंसर में डिटेक्ट किया गया है। लेकिन जो रेटिनोब्लास्टोमा है वह E2F को बाइंड करके रखा था, उसको इनएक्टिव करके रखा था। और ये दूसरा जो P53 जीन है, यह P53 जीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ द सेल साइकिल है, यह क्या करता है? चेक पॉइंट अरेस्ट कराता है, या डीएनए रिपेयर कराता है, या एपोप्टोसिस कराता है। इस तरह से सेल्स का रेगुलेशन करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? नो सर। एक क्वेश्चन? तो तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं तुम लोग हो कि नहीं, भाग गए हो? है सर। है? यस सर है। क्या 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 यहीं क्या पर है। बताया, जरा बताओ तो कुछ। क्या सर? क्या क्या बताए हैं अभी? P53 के बारे में बताओ। ये 53 सर ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जो हाँ। अगर डीएनए डैमेज है तो उसको वो सप्रेस कर देगा सेल साइकिल को। हाँ, कैसे सप्रेस करेगा? फिर ये एक्टिवेट करता है कई सारे काइनेज को, ताकि इससे अरेस्ट हो जाए। सेल अरेस्ट हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर ऑफ द। जीनोम। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है दादाजी? एक्चुअली कॉमनली इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा बोलते हैं गार्जियन ऑफ द जीनोम, या सेलुलर गेट कीपर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए, दो चीज होता है कि एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या तो वही रहती है, बल्कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाते हैं। ये तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एक क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, और दोनों आर्म के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोमियर के ऊपर में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर ही है जिससे कि स्पिंडल फाइबर जुड़े रहते हैं। ये तो आइडिया है। एक चीज और जानिए, दो प्रोटीन के बारे में तो जानिए ही। एक, जब सेल में क्रोमोसोम जब यानी डीएनए जब डुप्लीकेट करते हैं, तो क्रोमोसोम तो एक ही रहता है, बल्कि उसमें क्रोमेटिड्स की संख्या जो होती है दो हो जाती है। क्लियर? कि कोई दिक्कत है? एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, बल्कि हर क्रोमोसोम जो होते हैं डुप्लीकेटेड होते हैं। यस सर। क्लियर? यानी यस। क्रोमोसोम की संख्या तो वही रही, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए जो होगा डबल हो जाएगा। क्रोमेटिड बढ़ जाता है। क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। क्रोमेटिड्स जनरली जो टर्म यूज करते हैं हम लोग सेल डिवीजन के दौरान ही करते हैं, उसके बाद उसका यूज नहीं होता है। यस सर। हम कहते हैं कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि उसका सेंट्रोमियर अभी तक एक ही होता है। यही क्रोमेटिड जब सेपरेट हो जाएंगे तब वह कहलाएगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। यस। क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट जो होगा वह सेंट्रोमियर हो जाएगा। तो ये बताया मैंने कि जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं तो सेंट्रोमियर जो होता है वह डुप्लीकेट नहीं करता है। सेंट्रोमियर तो एक ही है, लेकिन स्प्लिट हो क्रोमैटिड्स के जाता संख्या अभी नहीं स्प्लिट होगा। हम एस फेज की बात कर रहे हैं, वहां है। पर क्या होगा? एक साथ रहेगा। लेकिन जब वह माइटोसिस में इंटर करेगा
तो माइटोसिस में क्या होगा कि दो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एक प्रोटीन होता है कोहेसिन, जो दोनों क्रोमेटिड को जोड़ करके रखेगा। एस फेज से ये स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा प्रोटीन होता है कंडेंसिन। कंडेंसिन क्या करेगा? क्रोमोसोम को कंडेंस कराएगा। आप लोग देखे हैं कि इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं उसको। लेकिन जैसे ही वह प्रोफेज से मेटाफेज में जाता है तो वह धीरे 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 छोटा होना शुरू कर देता है और मोटा होना शुरू कर जाता है। ये किसके चलते होता है? कंडेंसिन प्रोटीन के चलते। कंडेंसिन क्या कराता है? उसको कंडेंस कराता है, यानी उसकी ओवर कॉइलिंग कराता है। और कोहेजिन क्या कराता है? दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ करके रखता है। जोड़ता है। क्लियर? कोहेजिन क्या करता है? दोनों सब आर्म को जोड़ करके रखता है। कोहेजिन प्रोटीन जो होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं, उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। बस यही याद रखिएगा कि इट इज द कोहेजिन प्रोटीन जो दो क्रोमेटिड को अटैच करके रखता है, और कंडेंसिंग प्रोटीन जो होते हैं वो कंडेंस करने का काम करता है। तो कंडेंसिंग प्रोटीन जो होंगे वह तो टीलोफेज स्टेज में वह धीरे 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 डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर पुनः वह इंटरफेज स्टेज में अपने पोजीशन पर आ जाएगा। क्रोमोजोम का जो लेंथ होगा, जो शॉर्टन किया हुआ था, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये जो कोहेजिन प्रोटीन है, यह कोहेजिन प्रोटीन कब सेपरेट होगा? यही कहलाता है मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन। ठीक है, मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन। क्योंकि जब तक यह एक साथ रहेगा तो ये फिर सेपरेट नहीं होगा, और सेपरेट नहीं होगा तो फिर एनाफेज में क्रोमोसोम का मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो यस सर। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है CDC20, और यह है इनएक्टिव APCC। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स सैक्रोसोम। यह यस। क्या करता है? यूबी क्यूटिनेशन कराता है। यानी यूबी कंडेंसिंग। क्यूटिनेशन कराता है, इसका मतलब कि यह ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। तो सबसे पहले देखिए CDC20 जो है, CDC20 के साथ मिलकर के यह एक्टिव हो गया APC। जैसे एक्टिव हुआ, यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है सेक्यूरिन, यूरिन। और इसके नीचे है इनएक्टिव सेपरेज। यानी सेपरेज जो है ऑलरेडी, जो कि कोहेजिन प्रोटीन को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन सेपरेज जो एंजाइम है वह इनएक्टिव कंडीशन में है। इस इनएक्टिव कंडीशन में रखने का किसका काम है? यह काम है सेक्यूरिन का। यूरिन का। ठीक है, कि जब तक सेक्यूरिन प्रोटीन है, कहाँ चला जाता है, जब तक सेक्यूरिन प्रोटीन है, ये सेक्यूरिन प्रोटीन है, तब तक यह सिक्योर करके रखता है कि तुमको हम एक्टिव नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही ये एक्टिव APC आया, यह क्या करेगा? सेक्यूरिन को यूबी क्यूटिनाइजेशन करा देगा। यूबी क्यूटिनाइजेशन हो जाएगा तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, और जैसे ही डिग्रेड हुआ, यह सेपरेज जो होंगे वह क्या होंगे? अलग हो ये जाएंगे। सेपरेज के अलग हो जाएंगे। और जैसे अलग होगा वह क्या करेगा? दोनों के बीच में जो प्रोटीन है कोहेजिन प्रोटीन, अलग उसको कर देगा। डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व कर देगा तो दोनों प्रोटीन क्रोमोसोम जो होंगे स्पिंडल फाइबर्स के टॉर्सन के चलते वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। वही चीज को यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे यह अलग अलग होता है। सेक्यूरिन है, सेपरेज है, इनएक्टिव है, CDC20 है, APC के साथ बाइंड किया, सेक्यूरिन का यूवी क्यूटिनेशन हो गया, सेपरेज अलग हो गया, क्रोमेटिड जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम मूवमेंट्स करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के चलते एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा,
साइटोकाइनेसिस के दौरान एक सेल से अच्छा। 2 सेल अलग हो जाएंगे। अच्छा। थोड़ा सा इसमें एक चीज छूट गया था बीच में डिस्कस करते हुए, कि मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन वह डिसएपियर हो जाते हैं। बताया था ना मैंने कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वह डिसएपियर हो जाते हैं। तो वह क्यों डिसएपियर होते हैं? एक्चुअली में न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ बात शायद स्लाइड नहीं होगा। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है लेमिन, या कभी कभी लेमिनिन भी कह देते हैं। यह 3 तरह के होते हैं, लेमिन, अल्फा, बीटा, गामा या ए बी सी। एक्चुअली में ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि वही सीडीके, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उस प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देता है। लेमिन को फॉस्फोरिलेट कर दिया। लेमिन को फॉस्फेट जैसे किया कि वह उसका जो सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर था लेमिन, जो एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर काम कर रहा था इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, वह वहां से हट गया। जैसे ही हटा कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर था वही डिस्टर्ब हो गया, और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे वेजिकल्स के रूप में पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों डिसअपियर हुआ? ड्यू टू फॉस्फोरिलेशन ऑफ द लेमिन प्रोटीन। और ये जो लेमिनिन प्रोटीन है ये क्या करता था? सपोर्ट करता था इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, इनर इन्वेलप को सपोर्ट करता था, है। यही जब टीलोफेज में आता है तो फिर उसका डिफॉस्फोरिलेशन हो जाता है, वो फिर सपोर्टिव नेचर का हो जाता है, और इस तरह से बहुत सारे वेजिकल्स जो होते हैं यूनाइट करके एक न्यू स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से सेल डिवीजन जो होता है खत्म हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल आपका 83 हो गया। यहाँ पर यहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये चीज था लेकिन शॉर्ट में तुम लोगों को बता दी। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो सर। सब समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। सीडीके का एक्टिवेशन कैसे होता है? कौन से पोजीशन पर फॉस्फोरेट करेगा तो एक्टिवेशन होगा, कौन से पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो इनहिबिट होगा? सीडीके का बोलो। सर 163। 63 नहीं 61। यस सर 61। और Yes, ये sir. क्या एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है कि इनहिबिटरी फॉस्फेट है? ये इनहिबिटरी। अब एक्टिवेटरी है। मतलब ध्यान से तुम लोग सुने नहीं हो इसका बस मतलब। सुने हैं हम बस तो याद याद देख ही नहीं पा रहे हैं क्या कहें। वैसा बनाया ही नहीं हमको। कोई रहता है कंप्यूटर का जानकार तो उससे एक दिन सेट करेंगे। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, बस खाली हम लेक्चर देते जा रहे हैं। सर कैमरा ऑफ करे हैं ना सारे लोग। अच्छा चलो, इस समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर सब। सर पीपीटी मिल जाएगी क्या? अब ये हमको मालूम नहीं, हमको तो रिकॉर्ड कर रहे होंगे दीपक सर। सर नहीं, उनसे ले लेना, पीपीटी आप सेंड करेंगे तभी होगा। उनके पास होगा ना। सर चलो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो। चलिए ठीक है, ओके देन। थैंक स्टॉप यू सर। शेयरिंग करें? यस सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके सर, ओके सर। ओके अब तो आ रहा है।